नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस वीडियो में और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं अध्याय 13 के पार्ट 2 की। दोस्तों वीडियो पहले काफ़ी लंबे हो जाया करते थे और मैं खुद के वीडियोस को नहीं देखना पसंद करता था क्योंकि एक 40-45 मिनट तक तो एनर्जी रहती है, लेकिन उसके बाद जब आप बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, मैं चूँकि अपनी वॉइस को किसी ऐप के ज़रिए या फिर एडिटिंग के ज़रिए उसे बढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि जब फिर वो एडिट में कर देता हूँ, जब वो कन्वर्ट होता है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और फ़ोन भी बहुत ज़्यादा गर्म होता था। तो मैं डायरेक्ट वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये होता था कि एक तो सीधे तौर पर मैं वीडियो अपलोड करता था 1-1.5 घंटे का। तो जब बाद में मैं खुद अपने वीडियोस को देखता था तो मैं पाता था कि लास्ट के जो 20-25 मिनट है, वहाँ पर मैं मरी हत्या जैसे परफॉर्म करता था और बहुत ही स्लो स्लो वॉइस हो जाती थी। इसलिए मैंने प्रयास किया कि मैं ड्यूरेशन कम करूँगा और उतना ही बोलूँगा जब तक मेरी एनर्जी रहेगी, क्योंकि मैं आपको अगर मैं एक ऑडियंस की जगह खुद को रखूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा एजुकेशनल वीडियोस मेरे सामने लाया जाए जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मजाकिया वे में कहानी किस्सों के साथ चीज़ों को समझाया जाए। हालांकि मैं उन महान लोगों में नहीं हूँ जो ऐसा कर पाते हैं, मैं तो सिर्फ पढ़कर सुनाता हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इतिहास को, नमक सत्याग्रह को। महात्मा गांधी का यहाँ पर ये सिद्धांत चल रहा था कि हम ब्रिटिश जो हुकूमत है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हम टैक्स ना देकर, उनकी व्यवस्थाओं को ना मानकर हम उनका विरोध कर सकते हैं, उनके प्रशासन को कमज़ोर कर सकते हैं और उन्हें एक दिन खुद ब खुद भारत से बाहर जाना होगा। वे ये नहीं चाहते थे कि हम हथियार उठाएं या फिर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा करें, ये हमारे गुणों में नहीं है। हम अहिंसात्मक तरीके से भी भारत को आज़ाद कर सकते हैं, ऐसे विचार महात्मा गांधी के थे। आइए नमक सत्याग्रह के समय की जो स्थितियां हैं उन पर बात करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी स्वीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में ही होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। इस बारदोली किसान सत्याग्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी और तब से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। ये थोड़ी थोड़ी कहानियाँ हैं, थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं जो आपको इतिहास को समझने में और लिंकअप करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्व स्वतंत्रता की उद्घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और शहरों, यहाँ तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगह पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हों तो अच्छा होगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या चल रहा था और थोड़ा सा हमारा हाथ लग गया और हम ऊपर पहुंच गए हैं। ये देखते हैं आगे। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं व मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य, अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा और यह असंभव नहीं है।
इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्निश अधिकार है, और यह यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। अब हम यहाँ पर दांडी मार्च को देखते हैं। यहाँ आप तस्वीर में महात्मा गांधी को दांडी मार्च के दौरान 1930 में देख सकते हैं, किस तरह से वे अपने दोनों तरफ झोला टांग कर चल रहे हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एक अधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। यानी कि नमक जैसी चीज़ पर भी ब्रिटिश हुकूमत बहुत बड़ी मात्रा में कर वसूलती थी और वे इसे तोड़ना चाहते थे। नमक एक अधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था, वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है कि महात्मा गांधी ने नमक को चुना। यहाँ पर ये पॉइंट है, आप उनकी मेंटेलिटी को समझ सकते हैं, क्योंकि गज़ब के आदमी रहे होंगे भाई साहब। उन्होंने उस चीज़ के विरोध की बात सोची जो भारत के हर घर में इस्तेमाल हो सकता था, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, सभी को नमक की ज़रूरत थी। वे चाहते तो वे ज़मींदारों के जुल्मों के खिलाफ जाते, वे चाहते तो किसान विशेष के करों पर जाते, वे चाहते तो प्रशासनिक समस्याओं पर जाते, लेकिन उन्होंने कर को चुना। क्यों? क्योंकि कर सभी को लेकर सभी का प्रतिनिधित्व कर सकता था। इसलिए उन्होंने टैक्स, जो नमक कर है, सॉल्ट टैक्स है, इसको चुना और इसके कारण ये हुआ कि पूरा देश उनसे कनेक्ट कर पाया। तो ये होता है एक लीडर की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे एग्जांपल के लिए इस चीज़ को बेहतर तरीके से आप समझना चाहेंगे तो जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव जीते थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। जबकि वास्तविक में जब आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे तो वे इतने गरीब भी नहीं थे कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। वे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इलेक्शन में इस तरह से पेश किया कि वे बहुत ही गुजरे घर से आते थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे और ट्रेनों में चाय बेचते थे और चाय बेचकर अपना जीवन पालन करते थे, इस तरह से उन्होंने कहा। तो इससे क्या हुआ कि देश का जो बहुसंख्यक गरीब और जो पिछड़ा समाज है, जो निम्न मध्यम वर्गीय समाज है, वो उनसे कनेक्ट हो पाए और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने अपने प्रचार में अपने आप को कभी भी बहुत अमीर या फिर बहुत रिच क्लास का दिखाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी सादगी को लेकर चला। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। चाहे आप उनको आप राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से उनका समर्थन करते हो या नहीं हो, लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी भारत के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जो लोकप्रिय नेता है वो लोकप्रिय क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ ऐसे काम करता है जो किसी एक वर्ग विशेष से कनेक्ट नहीं होता। वो पूरे देश के कोने-कोने से कनेक्ट कर जाता है। तो महात्मा गांधी भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ों से आप सीख सकते हैं और इनसे ये ही सीखने को नहीं मिलता कि दांडी मार्च कब हुई थी, नमक कानून कब तोड़ा गया, इस समय पर वायसराय कौन था, महात्मा गांधी के साथ कितने लोग चल रहे थे, कितनी महिलाएं थी, कितनी पुरुष थी। इन राजनीतिक घटनाओं से आप अपने वर्तमान के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, वर्तमान की राजनीतिक कंडीशन में आप क्या सीख सकते हैं, ये मायने रखता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो भैया फिर वही है कि जो चीज़ें बोल नहीं सकते, वही है कि झांट बराबर कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, फिर फैक्ट रट के चल जाओगे, एग्ज़ाम निकाल लोगे ज़िंदगी में, बस बन के रह जाओगे बाबू आबू वगैरह। लेकिन खुले विचारों के कब बनोगे, कब आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे? आप तब कर पाओगे जब आप इन घटनाओं से सीख लें
और एनालिसिस करना शुरू करें। तो आगे बढ़ते हैं। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। हालांकि अंग्रेजों को क्या लगा, यार ये गांधी क्या ही कर लेगा, नमक ही कर ही तो तोड़ेगा ना, क्या कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। नमक क्या एक छोटी सी चीज़ है, इससे ज़्यादा टैक्स तो हमें ज़मींदार ला कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज ये नहीं समझ पाए कि सिर्फ नमक की वजह से महात्मा गांधी पूरे देश को कनेक्ट कर रहे थे। जमींदार उनसे जुड़ रहा था, बड़ा उद्योगपति उनसे जुड़ रहा था, छोटा किसान, दलित, पिछड़े लोग सब उनसे जुड़ने लगे थे। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को न समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे और यहाँ मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में भी समांतर यात्राएं शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया था, सिर्फ जो बिखरा था तट में नमक उसे उठाया था और कहा ये देखो ये नमक कानून टूट गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो अधिकार बना दिया था कि सिर्फ जो राज्य है वही नमक बनाएगा। कोई सामान्य व्यक्ति अगर तट पर जाकर नमक बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। तो उन्होंने ये कानून तोड़े और 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर आप प्राकृतिक नमक उठाते महात्मा गांधी को देख सकते हैं। ये है भाई अपने जेंटलमैन गांधी जी। तो भले ही आप किसी व्यक्ति को क्या सोचते हो आप किसी के बारे में, चाहे वो गांधी जी हो, नेहरू हो, सावरकर हो, चाहे आज के पॉलिटिशियंस हो, चाहे उनमें अमित शाह जी हो, राहुल गांधी हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप उनसे नफरत करें या फिर आप उनके सपोर्टर हैं, लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी तरह की पढ़ाई करते हैं तो आपको नफरत और पसंद करने के पीछे लॉजिक को ढूंढना होगा। साथ ही साथ आपको ये सोचना चाहिए कि वो इतने फेमस क्यों हैं, या फिर लोग उनसे इतनी नफरत क्यों करने लगे, या फिर एक समय पर हिटलर इतना कैसे छा गया कि लोग जानते थे कि ये सही आदमी नहीं है, उसके बाद भी लोग उसके समर्थन में थे। तो इतिहास पढ़कर जब आप एनालिसिस करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तब आप ऐसे उत्तर पाते हैं और ऐसा करके ही आप कुछ बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स रचकर आप एक नौकरी पा सकते हैं, लेकिन जीवन की सही दिशा के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। और नॉलेज फैक्ट्स रखने से नहीं आता है, नॉलेज आता है फैक्ट्स और लोगों को समझने से। तो देखो यहाँ पर नमक सत्याग्रह क्या है, इसके विषय में महात्मा गांधी ने लिखा है। उन्होंने लिखा, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया है। बिना कर जो कभी कभार नमक के मूल्य का 14 गुना तय होता था, अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस फिर से यार यहीं पर वही हो गया। ओह, यदि कोई यह कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है और इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार ना करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो।
कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। हो सकता है कि सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, उसके लिए वह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है तो आगे बढ़ने लगता है, तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब महात्मा गांधी ये कहना चाहते थे कि बेटा, तुमने पहले ही गलती कर ली, तो आंदोलन जब शुरू हो रहा था तभी गिरफ्तार कर लेते तो कुछ होता। तुमने तो हमें हल्के में ले लिया था। अब जब आंदोलन पहुंच चुका है पीक पर और कल मैं नमक कानून तोड़ने जा रहा हूँ, तुमने मान लो मुझे और पूरे नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया, तो कुछ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि लोग जाग चुके हैं। वो जा जाकर तटों में खुद नमक कानून तोड़ लेंगे। तुम किस किस को गिरफ्तार करोगे? पूरे देश को ही जेल बनाओगे क्या? तो यहाँ पर फिर 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी ने आवाहन कर एक बार फिर से उन्होंने प्रयास किया था कि वो असहयोग आंदोलन को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें गांधी जी भी थे। तो यहाँ पर दोस्तों नमक नाम, यहाँ पर कौन सा गांव है यहाँ देख लेते हैं। वसना, ये वही है ना, वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। यानी कि वे चाहते थे कि वे सभी समाज को एक कर सके, क्योंकि स्वराज या फिर स्वतंत्रता किसी एक समाज के दम पर नहीं मिल सकती थी। सिर्फ दलित ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे। सिर्फ किसानों के दम पर या फिर मजदूरों के दम पर या फिर सामंत जो जमींदार हैं उनके दम पर ही स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं की जा सकती थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संपूर्ण देश का एक होना, सभी जनता का एक होना, सभी के मन में एक भावना का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, जो महात्मा गांधी समझते थे कि जब तक एक की भावना नहीं जागेगी तब तक हम बिखरे रहेंगे और हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। दोस्तों यहाँ पर सरकार को एक रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी ने भेजी, जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी कि जो एसपी होता है उसने भेजी। उसने लिखा, श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनकी ताकत आगे बढ़ती जा रही थी। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्र टाइम्स को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पहलू का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम्स ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी संख्या व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे और पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु, यानी कि सीधे तौर पर कहें कि वो कहना चाहते थे यार ये मरियल सा बुढ़ा क्या ही कर लेगा। मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम्स ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा था उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्यक्ष निर्वाचिका की बात करें जिसमें अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी भिड़ गए थे, यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं साइड से। तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिका
प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहे? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का अभाव और मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई यह अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। तो यहाँ पर अंबेडकर जी चाहते थे कि पृथक निर्वाचन पद्धति हो, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। जो दलितों की मांग वाले जो करने वाले नेता थे, उन्हें चुनाव में टिकटें नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर अंबेडकर जी चाहते थे कि उन्हें अलग से ही उनका एक सीट या फिर उन्हें आरक्षण दिया जाए, जबकि गांधी जी इसके खिलाफ थे। क्यों थे, हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले जो मैंने खाना खाया था वो पच चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, संवाद की बात करते हैं। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें, जैसे कि आनंद ने समझाया था महात्मा बुद्ध को कि सिर्फ पुरुषों को लेकर चलने से कुछ नहीं होता, महिलाओं को भी शामिल करो, उन्हें भी बराबरी दो, तब बात बनेगी। यहाँ पर कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभव सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित हुआ था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रमुख नेता थे वो अंबेडकर जी थे। और ये गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, अब समझ सकते हो ना, क्योंकि जो उपद्रव या फिर जो आंदोलन खड़ा हो गया था नमक कानून के बाद, देश में जो उत्पात मचने लगा था, तो अंग्रेज सरकार ये बताना चाहती थी कि भैया हम तुम्हारी भी फिक्र करते हैं, हम सिर्फ लूट मार करने नहीं आए, हम आपको सभ्य बनाने आए, हम आपके लिए काम करेंगे। तो हम आपको चलो मौका देते हैं, कुछ करो अपने लिए, आओ इधर लंदन आओ, पहुँचो तो ज़रा, फिर बात करते हैं। तो जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1931। याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम मजाक में उड़ा के भग जा रहे हैं ना, इन्हें पॉइंट्स के रूप में लिख लेना। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, कब कब हुए थे, तीनों में शामिल हुए थे अम्बेडकर जी, और 1931 में जेल से रिहा होने के बाद में गांधी जी इरविन समझौता करते हैं इरविन के साथ में, जो इस समय पर वायसराय थे, और फिर इसके तहत उनसे एक शर्त ली जाती है कि गोलमेज में जाएंगे। इस समझौते में एक शर्त बनी कि वे अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। सारे कैदियों जो राजनीतिक कैदी हैं उनकी रिहाई होगी और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। यहाँ पर जो राजनीतिक कैदी हैं सिर्फ उन्हें ही छोड़ा गया था, जैसे जो भगत सिंह जी हुए, सुखदेव राजगुरु जी हुए, ये राजनीतिक कैदी नहीं थे। इन्होंने अपराध किया था उस समय पर, हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन अंग्रेज़ों के कानून के अनुसार ये अपराधी थे, इसलिए इन्हें नहीं छोड़ा गया। हालांकि महात्मा गांधी ही प्रयास कर रहे थे कि इन्हें छोड़ा जाए, लेकिन शायद उनका प्रयास और बेहतर होता तो कुछ होता। लेकिन सीधी सी बात ये भी थी कि गांधी जी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते थे, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किए होंगे। लेकिन
चंद्रशेखर आज़ाद भी पूरी प्लानिंग करके बैठे थे कि मैं उन्हें छुड़वा लूँगा, लेकिन अंग्रेज़ों को शायद इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए उन्होंने 24 मार्च 1931 जो कि फांसी की तिथि थी, उससे एक दिन पहले ही सुबह-सुबह उन तीनों को फांसी दे दी और उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके रावी नदी के तट पर केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया। तो कह सकते हैं कि इस समय पर सभी प्रकार की गतिविधियां चल रही थी, चाहे वो हिंसात्मक हो चाहे वो अहिंसात्मक हो। इसके कारण अंग्रेज दबाव में थे और उन्हें लगा कि गोलमेज सम्मेलन के जरिए हम ये तो हम तय करने का प्रयास करें कि हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हम लोगों को बुला रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कुछ इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस उनके दिमाग में बन रही थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1971 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती रहती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर जी की तरफ से कहना था, जिन पर बयान देकर अमित शाह भी घिरे हुए हैं और बाकी लोग उनके माफ़ीनामे का इंतजार कर रहे हैं। जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। लंदन में हुई यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड बिलिंगटन को गांधी जी ने नए वायसराय लॉर्ड बिलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में बिलिंगटन ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। अगर गांधी ना होता तो वाकई ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। तो कुल मिलाकर अंग्रेज पूरा सर खुजाने के लिए आ गए थे गांधी जी की हरकतों से, क्योंकि गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते थे कि किसी को डंडा उठा के मार दिया या फिर किसी को बोल दिया, भड़का दिया कि जाओ हथियार लेके जाओ, उनको ऐसा कर दो वैसा कर दो। वो तो कुछ भी हिंसा होती थी तो अपना आंदोलन स्थगित कर देते थे। इसलिए हम भले ही फ्रीडम मूवमेंट में सभी का योगदान माने, लेकिन हर इंसान की एक पर्सनैलिटी रहती है, हर इंसान का एक व्यक्तित्व रहता है। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का एक अलग व्यक्तित्व था, महात्मा गांधी जी का भी एक अलग व्यक्तित्व था। हमें सभी के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए और सभी को परखते हुए उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो भगत सिंह हो, यहाँ तक कि चाहे वो वीर सावरकर या गोडसे हो। हर व्यक्ति की आइडियोलॉजी को जब आप समझोगे तो आप पाओगे कि वो क्यों ऐसा बना, क्यों उसके जीवन में वैसी परिस्थिति बनी और क्यों वो उस घटना में शामिल हुआ। दूसरी डकार। दोस्तों, पृथक निर्वाचन के मामलों पर हमने गांधी जी के विचार ऊपर पढ़े थे। अब हम अंबेडकर जी के विचार पढ़ते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी चाहते थे कि ऐसा पृथक निर्वाचन हो, उनका ज़्यादा प्रेशर था। वो ऐसा क्यों चाहते थे, पढ़ते देखते हैं। दमित लिखा है यहाँ पर। दमित मतलब जिनका दमन होता हो, शोषण होता है, जिन्हें हम दलित भी कहते हैं। दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में अंबेडकर जी ने लिखा था, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने की बजाय कोढ़ियों की तरह देखता है, जिनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए सवर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण
उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दिया है, जिससे दलित वर्गों को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर नहीं मिल सके। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स राइट एंड स्पीचेस में ये बात कही थी। दोस्तों, ये बात भी हम अगर अम्बेडकर के पहलू से सोचें तो ये भी काफ़ी जायज़ बात कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी भले ही कह रहे थे कि जो सवर्ण हैं वो दलितों के लिए कुछ करें, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी अगर आप किसी पिछड़े क्षेत्र में चल रहा है तो आपको जाति पाति प्रथा देखने को मिल जाएगी। आप किसी पिछड़े क्षेत्र में जाएंगे तो उस समय पर कितनी थी सोचिए। और चूंकि महात्मा गांधी खुद एक सवर्ण वर्ग से आते थे, इसलिए वो उन परिस्थितियों में नहीं रहे थे जिन परिस्थितियों से अम्बेडकर निकले थे। इसलिए अम्बेडकर ये जानते थे कि भले ही महात्मा गांधी कितना ही चिल्ला चाप मचा ले कि भाई सवर्ण दलितों का सम्मान करो, उन्हें मंदिर में घुसने दो, उन्हें पानी पीने दो, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो, लेकिन वो इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे। गांधी जी के सामने बोलेंगे हाँ जी हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन जैसे ही गांधी जी की गाड़ी निकलेगी वो लात मार के हमको फिर से हमारी औकात दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं तुम निचले हो, तुम हमारे दबे कुचले हो, तुम हमारे दास हो, इस तरह से। तो अम्बेडकर इस बात को जानते थे। इसलिए हम देखते हैं कि आगे भी जब पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है, तो उसमें भी अम्बेडकर इस बात को तो मान जाते हैं कि अलग से आरक्षण नहीं होगा, लेकिन वो इस बात को मनवा ही लेते हैं कि कांग्रेस के अंदर तो आरक्षण हो गई, अब तो इतना तो मान लो बापू, कांग्रेस के अंदर तो आरक्षण दे दो। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि कांग्रेस वाले इतने समझदार हैं कि हमें खुद दे देंगे कि यहाँ से अम्बेडकर को लड़ाओ, वहाँ से उस दलित व्यक्ति को लड़ाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर सभी नेता अपने अपने समाज के हित के लिए, अपने अपने हित के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि अम्बेडकर जानते थे कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना है, हमें उस सवर्ण समाज से भी लड़ना है जो पूरे भारत में किसी न किसी तरह से किसी समाज को दलित बनाकर उनके कर्म के आधार पर उनकी व्यवस्थाओं का विरोध कर रहा है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उन्होंने अपनी जो सामाजिक व्यवस्था का जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने उस वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भगवान ब्रह्मा के जो मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, उस ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, उनकी जांघों से वैश्य और उनके चरणों से शूद्र का जन्म होता है। तो महात्मा गांधी उस व्यवस्था को मानते थे जिसमें अगर कोई सिलाई का काम कर रहा है तो काश्तकार यानी कि वो शूद्र बन गया, अगर कोई वेद पढ़ रहा है तो ब्राह्मण बन गया। यानी कि कर्म के आधार पर व्यवस्था हो, जाति के आधार पर ना हो। अगर कर्म के आधार पर होगी, जैसे कि वैदिक काल में थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, तो समाज सुखी और संपन्न होगा। ये उनकी कल्पना बेहद अच्छी थी, जिसे हम आज भी साकार नहीं कर पाए। हम आज भी कहते हैं कि आदरणीय पंडित जी, कोई अधिकारी है अगर उसका सरनेम दुबे है तो पंडित जी रवि दुबे जी आ गए, पंडित रवि दुबे जी आ गए। पंडित क्यों कह रहे हो भाई, उसके नाम के आगे पंडित क्यों लगा रहे हो? क्या वो पंडित है? क्या वो वेदों का ज्ञाता है? क्या वह वेदों को पढ़ता है? क्या वह भागवत रामायण किसी भी तरह की चीज़ें पढ़ता है? नहीं। आप सिर्फ इसलिए पंडित लगा रहे हो क्योंकि जाति से वो पंडित है। चतुर्वेदी, क्या वो चारों वेदों का ज्ञाता है? नहीं। कभी सरनेम बन गया तो बन गया। फिर मिलेंगे अपने किसी और पार्ट में, आगे की बात करेंगे।